हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स माइंड। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर ओरिफिस। क्या पढ़ने वाले हैं? ओरिफिस। ओरिफिस चैप्टर हम कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग हाइड्रोलिक्स का सबसे अच्छा चैप्टर कोई लगता है तो वो लगता है ओरिफिस। और आपको भी देखेंगे अच्छा रहेगा। छोटा सा चैप्टर है और फटाक से ख़त्म होता है। ज़्यादा ताम झाम नहीं है, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिफिस होता क्या है ना मेरे लाल। क्या पढ़ेंगे कि ओरिफिस होता क्या है। ओरिफिस हिंदी भी इसका क्या है आपका? ओरिफिस ही है। ठीक है, तो किसी टंकी की क्या कर रहे हैं हम? किसी टंकी की दीवार या तली में बनाया गया होल जिसमें से पानी बहता है उसे क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं? ओरिफिस। ठीक है, क्या हो गया? एवं टैंक हो गया, टैंक का क्रॉस सेक्शन। वही टैंक जो आपको छत के ऊपर रखा है या कहीं भी जो टंकी रखी हुई है ना, तो क्या है? एक टैंक बन गया। अब इस टैंक में क्या होता है? देखिए, एक टैंक में अभी पानी निकलने के लिए टोटी लगा होता है ना, एक टैंक में टोटी लग गया। तो कह रहा है किसी टंकी की दीवार, ये तो दीवार हो गया, किसी टंकी की दीवार या तली में बनाया गया। देखिए ये क्या है आपका? बॉटम है ना, तली है। तो किसी टंकी के दीवार या तली में बनाया गया होल जिसमें से पानी क्या हो, पानी या कोई लिक्विड हो, पानी बाहर आता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओरिफिस। इसी को क्या कहेंगे? ओरिफिस कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे मेरे लाल? ओरिफिस कहेंगे। आसान है, लेकिन इसका कंडीशन है, देखिएगा, है ना। ओरिफिस हम मैक्सिमम किस ओरिफिस की बात करेंगे? जो ओरिफिस टंकी के दीवार में लगा हो। तली वाला ओरिफिस की हम बात नहीं करने वाले हैं अभी। ठीक है, अभी क्या एक जगह बस तली वाली ओरिफिस की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं ओरिफिस? ओरिफिस क्या है? किसी टंकी की दीवार या तली में बनाया गया होल जिसमें से पानी बहता है, ओरिफिस कहलाता है। ओरिफिस के अप स्ट्रीम में जल का तल ओरिफिस के ऊपरी तली के ऊपर होना चाहिए। मतलब समझिएगा, ये है ओरिफिस। ओरिफिस समझ पा रहे हैं? ये ओरिफिस साइड से देख रहे हैं, एक्चुअल में कैसा है देख लीजिए भाई। ये 3D में यदि हम देख लें, 3D में देखिएगा, ये हम क्या, ये हो गया आपका टंकी है, तो होल बना है भाई। 3D मतलब क्या है आपका? ये होल है, ऐसा है। ठीक है, लेकिन जब साइड से देखेंगे काट करके तो ऐसे ही दिखाई देगा, है कि नहीं? कैसे दिखाई देगा भाई? ऐसे ही दिखाई देगा। चलिए, तो ये हो गया आपका ओरिफिस। ओरिफिस का ये हो गया आपका ऊपरी तल। क्या हो गया? ऊपरी तल। एक क्या हो गया आपका? निचली तल। निचली तल, हाँ। और देखिएगा, ओरिफिस के इसको कहते हैं अप स्ट्रीम, यानी प्रतिप्रवाह। क्या कहते हैं मेरे लाल? प्रतिप्रवाह। इसे क्या कहते हैं? इस वाले एरिया को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी अनुप्रवाह। ध्यान दीजिए, अब हम जो चीज़ें बोलेंगे समझिएगा। जल का तल हम क्या कर रहे हैं? किसी टंकी या दीवार के तली में बनाया गया ऐसा होल जिसमें से पानी बहता हो, उसे क्या कहते हैं? ओरिफिस कहते हैं। ओरिफिस के प्रतिप्रवाह में जल का तल है ना। ओरिफिस के प्रतिप्रवाह में जल का तल ओरिफिस के ऊपरी तल से ऊपर होना चाहिए। हम ये करें, ओरिफिस के प्रतिप्रवाह में जल का तल ओरिफिस के ऊपरी तली से ऊपर होना चाहिए। इसे हम कहते हैं ओरिफिस। ठीक है, हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, लेकिन यही समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। यही ओरिफिस के प्रतिप्रवाह में अप स्ट्रीम हो गया, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। ओरिफिस के अप स्ट्रीम में यदि जल का तल ओरिफिस के ऊपरी तली के ऊपर ना हो, तब ओरिफिस के ऊपरी तली के, देखिए जल का तल यहीं तक है। जल का तल कहाँ है भाई? यहीं तक है ना। यानी ऊपरी तल से नीचे हो गए, तब इसे कहते हैं हम लोग नोच। NOTCH क्या कहते हैं हम लोग? नोच कहते हैं। नोच को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन अप्लाई है, तो दोनों होल है, होल तो दोनों है, लेकिन यदि पानी का लेवल अप स्ट्रीम की बात हो रही है, अप स्ट्रीम की, जिधर से पानी बहता है, जिधर से बहता है उसे कहते हैं अप स्ट्रीम, जिधर बहता है उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। जिधर बहेगा डाउन स्ट्रीम, जिधर से बहेगा अप स्ट्रीम, है ना। यदि देखिए, और फिर एक ही चीज़ है, दोनों होल ही है, दोनों क्या है? होल ही है। लेकिन देखेंगे कि अप स्ट्रीम में यदि जल का तल ऊपरी तल के ऊपर है तो कहेंगे ओरिफिस है। यही होल को, इसी होल में यदि जल का तल ऊपरी तल से नीचे आएगा तो इसी होल को हम कहेंगे नोच। क्या कहने वाले हैं? नोच कहेंगे। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
अगले चैप्टर मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट अगला ही चैप्टर, मतलब आगे आने वाले चैप्टरों में हम नॉच को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, इतना समझ गया आ गया आपको ओरिफिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिफिस। ठीक है ना, ठीक है सर, क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिफिस। ठीक है, यानी ओरिफिस का वर्गीकरण, है ना। सबसे पहला वर्गीकरण में हम देखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के आधार पे, किसके आधार पे मेरे लाल? साइज के आधार पे ओरिफिस कितने तरह के होते हैं। तो साइज के आधार पे ओरिफिस दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका स्मॉल ओरिफिस, छोटा ओरिफिस। दूसरा क्या होता है भाई? लार्ज ओरिफिस, यानी कि बड़ा ओरिफिस, है ना। अब देखिएगा स्मॉल, इसका कंडीशन देखिएगा। एक कोई क्या हो गया आपका? एक कोई ओरिफिस हो गया, है ना। देखिएगा एक कोई क्या हो गया मेरे लाल? ओरिफिस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ओरिफिस हो गया। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया ओरिफिस। ये क्या हो गया? इसका सेंटर लाइन। ठीक है, क्या हो गया इसका? ये सेंटर लाइन। द्रव तल यहाँ पर है। द्रव तल कहाँ है मेरे लाल? यहाँ पर है। ठीक है, द्रव तल तक की, यानी इसके सेंटर से द्रव तल की ऊंचाई क्या हो गया आपका? h हो गया। ओरिफिस का जो डाया है ना, वो हम कह रहे हैं d। डाया कहले या ओरिफिस की ऊंचाई कहले, कोई जरूरी नहीं कि सर्कल है, कुछ भी है ना। वो हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है स्क्वायर हो, हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो उसकी जो ओरिफिस की ऊंचाई है वो क्या है आपका? d है। देखिएगा, यदि स्मॉल ओरिफिस किसे कहेंगे? यदि h का मान बड़ा हो जाए 2d से, यदि ओरिफिस के ऊंचाई के दोगुने से बड़ा हो, क्या कि जल तल की ऊंचाई, तो उसे कहेंगे हम स्मॉल ओरिफिस। ठीक है, और आप समझ गए होंगे दूसरा, यदि इस कंडीशन में आ जाए, है ना। देखिए इस कंडीशन में आ जाए उसे कहेंगे लार्ज ओरिफिस, यानी बड़ा ओरिफिस। ठीक है, ये तो मतलब ओरिफिस की ऊंचाई और द्रव तल की ऊंचाई के रिस्पेक्ट में हो गया। स्मॉल ओरिफिस किसे कहते हैं समझिएगा? स्मॉल ओरिफिस किसे कहते हैं? लार्ज ओरिफिस। देखिएगा, ओरिफिस की ऊपरी तल और निचली तल, अब हमको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा कि ये ऊपरा तल है, ये निचला तल है, ये तो आपको पता है। यदि ओरिफिस के ऊपरी तल और निचली तल से कण बोलना चाहिए था, तण बोल दे रहे हैं, यानी तल और कण को मिला के। ठीक है, समझिएगा, यदि ओरिफिस के ऊपरी तल और निचली तल पर निकलने वाले कण के वेलोसिटी में ज़्यादा अंतर न हो, तो इस प्रकार के ओरिफिस को कहते हैं स्मॉल ओरिफिस। ठीक है, छोटा ओरिफिस, यानी जो द्रव तल निकल रहा था उसके यानी सेंटर वाले को, इसके बीच वाले इसके बीच वाले जो कण निकल रहे थे उसकी वेलोसिटी को यदि हम एवरेज वेलोसिटी बोल लें, यानी समझिएगा हम क्या कर रहे हैं कि जो ओरिफिस है ना, ओरिफिस के ऊपरा और निचले तल के बीच ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, तो वेग भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा। यानी ऊपर से जो वेग निकलेगा और नीचे से जो वेग निकलेगा, उन निकलने वाले वेगों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, बहुत छोटा अंतर रहेगा। यानी इसके सेंटर पे जो वेग निकलेगा इसे हम कह देंगे एवरेज वेलोसिटी। यदि ऐसा हम कह सकते हैं तो उसे कहेंगे भाई स्मॉल ओरिफिस है, छोटा सा ओरिफिस है, पूरे ओरिफिस की ऊंचाई में वेगों में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यही मान लीजिए लार्ज ओरिफिस हो जाए मेरे लाल, देखिएगा यही बड़ा ओरिफिस हो जाए। अब बताइएगा, यदि बड़ा ओरिफिस हो गया तब यहाँ का निकलने वाला वेलोसिटी और यहाँ से निकलने वाले वेलोसिटी में अंतर होगा, क्योंकि वो लार्ज हो गया, है ना। इसका मतलब यहाँ का वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ का वेलोसिटी कुछ और होगा, लेकिन ज़्यादा अंतर होगा। यहाँ भी वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ भी कुछ और होगा, लेकिन उन दोनों में कम अंतर होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अंतर होगा। इसलिए बीच से निकलने वाले वेलोसिटी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी नहीं कह सकते। वेलोसिटी को हर जगह निकालना पड़ेगा आपको, है ना। कैलकुलेशन में हर जगह के वेलोसिटी को कैलकुलेट करके एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार के वेलोसिटी को हम इस प्रकार के ओरिफिस को कहेंगे लार्ज ओरिफिस। एकदम इसी तरह का नोट्स में लिखा हुआ है, हाँ नोट्स में सेम लिखा हुआ है, एक बार आप नोट्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, एक किसके आधार पर हो गया? अकॉर्डिंग टू साइज के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पर। दूसरा क्या पढ़ेंगे भाई? अकॉर्डिंग टू शेप, यानी आकार के आधार पर। किसके आकार पर? आकार के आधार पर।
आकार के आधार पर ओरिफिस कई तरह का होता है, देख लीजिए कौन कौन से। ये हो गया ऑरिफिस का 2D, ये हो गया भाई ओरिफिस, है ना। एक क्या हो गया आपका ओरिफिस हो गया। ठीक, देखिएगा इसका क्या बना रहे हैं भाई हम, ये प्रोजेक्शन लेके चले गए। क्या लेके चले गए मेरे लाल, ये प्रोजेक्शन। ये अपस्ट्रीम है, द्रव का तल यहाँ तक है माना, है ना। ये इसके सेंटर पे चले गए, ओरिफिस के सेंटर पे, ओरिफिस के। तो शेप के आधार पर ये सर्कुलर हो सकता है। कैसा मेरे लाल, सर्कुलर। ये स्क्वायर हो सकता है, शेप के आधार पर कैसा हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। यह शेप के आधार पर रेक्टेंगल हो सकता है ना। यह शेप के आधार पर ट्रायंगल हो सकता है। हाँ, इतना हो सकता है। इतने शेप में क्या मिलेंगे आपके, ओरिफिस मिलेंगे। जब आप साइड से देखेंगे तब दिखाई देगा, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। इतने तरह के क्या मिलते हैं आपके शेप के आधार पे क्लासिफिकेशन। किसका भाई, ओरिफिस का। तीसरा क्या मिलता है आपका, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ वॉल इन अपस्ट्रीम। मतलब क्या हुआ कि अपस्ट्रीम की तरफ, है ना, दीवार के कोर के आधार पे हम कह सकते हैं। एज मतलब क्या होता है भाई, कोर कह सकते हैं। यानी अपस्ट्रीम के तरफ दीवार के कोर के आधार पर कितने तरह के ओरिफिस होते हैं, है ना, कितने तरह के ओरिफिस होते हैं। ठीक है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। तीसरा क्या हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ अपस्ट्रीम वॉल, है ना, अपस्ट्रीम वॉल। यानी अपस्ट्रीम के तरफ दीवार के कोर के आधार पर, अपस्ट्रीम की तरफ दीवार के कोर के आधार पर। मेरे लाल जब दीवार है तो इसकी कुछ मोटाई होगी। अभी तक हमको मोटाई की जरूरत नहीं था, एक सिंपल लाइन से दिखा दिए थे, है ना। इधर क्या है, पानी है। इधर क्या है भाई, पानी मतलब समझ लिक्विड है। बार बार हम पानी कह रहे हैं, लेकिन समझिए कि आपका लिक्विड है। तो सबसे पहला होता है आपका शार्प एज। क्या होता है मेरे लाल, शार्प एज। देखिएगा एकदम, देखिए एकदम शार्प। क्या हो जाएगा आपका, एकदम शार्प, है कि नहीं। क्या हो जाएगा आपका, एकदम शार्प एज। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, शार्प एज। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गया आपका, शार्प एज ओरिफिस। ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, अब हम सिर्फ दीवारों को बनाएंगे, बस इस वाले दीवार को बनाते। दूसरा होता है स्क्वायर एज। दूसरा क्या होता है मेरे लाल, स्क्वायर एज होता है। हम बस इस वाले दीवार को बनाएं। देखिए स्क्वायर है ना, तो क्या होता है आपका, दूसरा क्या होता है आपका, स्क्वायर एज होता है। दूसरा क्या होता है, स्क्वायर एज। तीसरा क्या होता है, राउंडेड एज। तीसरा क्या होता है मेरे लाल, राउंडेड एज होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, राउंडेड एज होता है। ठीक है ना। क्या होता है आपका, राउंडेड एज, यहाँ से पकड़ के निकलेगा, राउंडेड एज। ये दूसरा क्या था आपका, स्क्वायर एज। क्या हो जाएगा आपका, शार्प एज, स्क्वायर एज और राउंडेड एज। ठीक है। शार्प एज में क्या होता है कि जो द्रव कण होता है एक पॉइंट से, इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से टच करके निकलता है। हाँ, सिर्फ एक दीवार के एक ही पॉइंट से टच करके निकलेगा। स्क्वायर एज में थोड़ा सा ज़्यादा है, पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा टच करके निकलता है। और राउंडेड एज में पूरा राउंडेड टच करके निकलेगा आपका। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ अपस्ट्रीम वॉल। ठीक है। अगला किसके आधार पर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्चार्ज, यानी विसर्जन के प्रकृति के आधार पर। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्चार्ज, यानी विसर्जन की प्रकृति के आधार पे। हम हिंदी बोल रहे हैं, अभी लिखेंगे तो टाइम एक तरह से समझिए वेस्ट ही है। हिंदी लिखिए, एक बार इंग्लिश लिखिए, क्योंकि हम भी यूपी ही बोर्ड के पढ़ने वाले हैं, हमको भी ज़्यादा इंग्लिश आता नहीं है ना।
वो तो एक आदत हो गई है जेई का पढ़ते 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 कि हम लोग ये इंग्लिश में लिख देते हैं। नहीं तो जब हम डिप्लोमा करते थे, यदि हम किसी कोचिंग में जाते थे पढ़ने, हाँ हमारे ज़माने में ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था, तो हम कोचिंग पढ़ते थे, किसी कोचिंग में हम जाते थे क्लास लेने, यदि टीचर थोड़ा भी इंग्लिश लिख देता था तो हम वहाँ से भाग जाते थे, है ना। टीचर थोड़ा भी इंग्लिश लिख देता था हम वहाँ से भाग जाते थे, कहते थे इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आएगा। और हाई स्कूल ही करके हम गए थे डिप्लोमा करने, कहते थे हमको तो समझ नहीं आने वाला, आएगा ही नहीं समझ में, हम भाग जाते थे वहाँ से। कहते थे जहाँ हिंदी चलेगा वहाँ हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सीनियर जितने थे मेरे, कहते थे मंकेश इंग्लिश में पढ़ना सीखो, मतलब कि इंग्लिश में पढ़ो, आदत डालो, क्योंकि जेई की तैयारी इंग्लिश में ही करना है। तो हम कहते थे हाँ इंग्लिश में करवाएंगे, हम तो हिंदी में ही पढ़ के जेई निकालेंगे। हम पहले सोचते थे हिंदी, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आता था, हाँ थोड़ा भी नहीं आता था। हम बता रहे हैं थोड़ा इंग्लिश यदि क्लास में टीचर लिखता था, इतना लिख दे तो हम बीच क्लास में छोड़ के भाग जाएँ। तो सीनियर मेरे कहते थे इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन हम कहते थे नहीं, हम बिना इंग्लिश के ही पास कर जाएंगे, हाँ बिना इंग्लिश के ही हम पास कर जाएंगे जेई, नहीं फ़र्क पड़, मतलब हम सोचते थे अरे नहीं कैसे हिंदी में नहीं निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि नहीं बिना इंग्लिश का नहीं कुछ होगा, है ना। और इंग्लिश हम लोग अलग से नहीं पढ़े कि ऐसा नहीं कि अब इंग्लिश में पढ़ा जाए, जब तैयारी किया गया ना उसी टाइम आदत हो गया, जब अच्छे टीचरों के कांटेक्ट में जाएंगे। और जब जेई की तैयारी करेंगे तो आप कितना भी चिल्ला लीजिए हिंदी हिंदी, वो तो भाई इंग्लिश में ही, जैसे टर्म इंग्लिश में ही टीचर लिखेंगे तो एक आदत हो गई है ना। अब मतलब कि अब तो सारी चीज़ें इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी स्पेलिंग वगैरह देखते होंगे, हम पढ़ाते तो कहते हैं स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, अभी भी स्पेलिंग मेरा उतना करेक्ट नहीं होता, इंग्लिश समझिए वैसा ही अभी, है ना। इसीलिए देखेंगे हम कोई भी डायरेक्ट इंग्लिश लिख करके हम छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि हम उस कंडीशन से गुजरे हैं ना। हमको पता है मेरे कुछ लाल होंगे जो सिर्फ हिंदी में ढूंढते होंगे। हम शुरू में आ करके ओरिफिस लिखे थे, लेकिन उसका हम बताए थे कि हिंदी ओरिफिस ही है ना। हारफिस हिंदी लिखे नहीं, लेकिन हम बता दिए ओरिफिस का हिंदी ओरिफिस ही है। ओरिफिस का हिंदी होता होगा कुछ, लेकिन ओरिफिस का हिंदी ओरिफिस ही लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह जितना भी हम लिखे हैं सारा हम हिंदी बोल देते हैं, भले लिखे ना बोल देते हैं, क्योंकि एक बार हिंदी लिखेंगे एक बार इंग्लिश लिखेंगे तो डबल टाइम लग जाएगा ना, है ना। कोई छोटा टर्म तो नहीं है कि दोनों लिखना पड़ेगा। विसर्जन की प्रकृति के आधार पर, प्रतिप्रवाह की ओर, दीवार के कोर के आधार पर, है ना। तो टाइम लग जाएगा, फिर वेस्ट हो जाएगा, टाइम का वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट ऑफ टाइम इस क्या होता है, क्राइम होता है। देखिएगा सबसे पहले देखिए, है ना, ए क्या हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम, ए क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम, ए क्या हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम। ए क्या हो जाएगा मेरे लाल, ए हो जाएगा अप स्ट्रीम, दूसरा क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। देखिए यदि अप स्ट्रीम से जो पानी निकल रहा है और फ्री वायुमंडल में गिर रहा है, देखिए इधर कुछ नहीं है, वायुमंडल है, डाउन स्ट्रीम की तरफ खुला है, कुछ नहीं है, तो इसे कहेंगे फ्री डिस्चार्ज, फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस। क्या कहेंगे मेरे लाल, फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस, ठीक है, ठीक है। यदि क्या है कि वायुमंडल, यदि अप स्ट्रीम की तरफ जल तल तो रहेगा ही ऊपर, है, अप स्ट्रीम की तरफ जल तल रहेगा। यदि अप स्ट्रीम, देखिए ये हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की तरफ जल तल, देखिएगा हम क्या कहेंगे, यदि अप स्ट्रीम के तरफ जल तल और यदि अप स्ट्रीम के तरफ जल तल और फिश के ऊपरी किनारे के ऊपर तथा डाउन स्ट्रीम के तरफ जल तल और फिश के ऊपरी किनारे के ऊपर हो, तो इस प्रकार के और फिश को हम कहते हैं सबमर्ज, क्या कहेंगे भाई, सबमर्ज ऑरफिश। क्या कहेंगे, सबमर्ज ऑरफिश, है ना। यानी दोनों तरफ जो जल है ना, यानी पूरा ऑरफिश दोनों तरफ से क्या है, जल में डूबा हुआ है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के तरफ जल तल ऑरफिश के ऊपरी किनारे के से ऊपर है, दोनों साइड में, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, सबमर्ज ऑरफिश। ये क्या कहेंगे, फ्री डिस्चार्ज ऑरफिश, ठीक है। यदि क्या हो जाए, ठीक है, अब यदि क्या हो जाए भाई, ऑरफिश, ठीक है। यदि ऑरफिश के अपस्ट्रीम के तरफ जल तल, ऑरफिश के ऊपरी किनारे के ऊपर तथा डाउन स्ट्रीम के तरफ जल तल, ऑरफिश के निचले किनारे से ऊपर, यह डाउन स्ट्रीम, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं,
ठीक है। यदि ओरिफिस के अपस्ट्रीम में जल तल ओरिफिस के ऊपरी किनारे से ऊपर तथा डाउन स्ट्रीम में जल तल डाउन स्ट्रीम है ना, तथा डाउन स्ट्रीम में जल तल ओरिफिस के निचली किनारे से ऊपर तथा ऊपरी किनारे से नीचे हो तो इस प्रकार के ओरिफिस को क्या कहते हैं? पार्शियली सबमर्ज ओरिफिस, यानी आंशिक निमज्जित ओरिफिस। ठीक है, ये तो मुक्त या स्वतंत्र ओरिफिस, ये हो जाएगा निमज्जित, क्या कहते हैं? निमज्जित ओरिफिस। ये क्या हो जाएगा? आंशिक निमज्जित ओरिफिस, यानी आधा आधा डूबा है ना। ओरिफिस का अपस्ट्रीम में तो जल तल ऊपर रहेगा ही, तभी तो हम ओरिफिस कहेंगे। लेकिन फ्री डिस्चार्ज में डाउन स्ट्रीम में जल ही नहीं है, वायुमंडल में गिर रहा है। इसमें डाउन स्ट्रीम में जल तल ऊपरी किनारे से ऊपर है और इसमें डाउन स्ट्रीम में जल निचली किनारे से ऊपर और ऊपरी किनारे से नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिफिस। कितने तरह से किए हैं भाई? 4 तरह से। पहले किसके तरफ से, किसके अनुसार किए हैं? साइज के आधार पे। साइज के आधार पे कितने तरह मिला है आपको? 2 तरह से मिला है। कौन सा? बड़ा ओरिफिस, छोटा ओरिफिस। दूसरा किसके आधार पे किए हैं? शेप के आधार पर। शेप के आधार पर कितने तरह से मिला है? 4 तरह से, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कुलर और ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद किसके आधार पे किए हैं मेरे लाल? उसके बाद किए हम लोग डिस्चार्ज के, नेचर ऑफ डिस्चार्ज नहीं। उसके बाद हम किए थे अपस्ट्रीम के तरफ दीवारों के कोर के आधार पे, जिसमें था शार्प एज, उसका स्क्वायर एज और राउंडेड एज। उसके बाद लास्ट वाला किसके आधार पे किए हम? नेचर ऑफ डिस्चार्ज के आधार पे, जिसमें अभी हम पढ़े हैं जस्ट, क्या पढ़े हैं? फ्री, सबमर्ज और पार्शियली सबमर्ज। ठीक है, कुछ करने गए थे, है ना। चलिए भाई, चलिए, क्या करेंगे, पढ़ाते समय कोई ना कोई आता रहता है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे वेना कंट्रैक्टा। वेना कंट्रैक्टा यानी जेट संकोच, जेट संकोच कोच। ठीक है, अब देखिए वेना कंट्रैक्टा किसे कहते हैं? वेना कंट्रैक्टा किसे कहते हैं? ठीक है, देखिएगा, ये हो गया आपका ओरिफिस, ये क्या हो गया मेरे लाल? ये हो गया आपका ओरिफिस, है ना। ये क्या हो गया आपका? ओरिफिस हो गया। देखिए, ओरिफिस के अपस्ट्रीम के तरफ इधर वाटर लेवल का, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? अपस्ट्रीम। ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब पानी इसमें से निकलेगा। ठीक है भाई, देखिए पानी निकालिए। देखिए, जब पानी निकलेगा ना तो क्या हो जाएगा कि जब यहाँ, देखिए यहाँ तो बहुत ज़्यादा एरिया है, यहाँ का एरिया क्या है आपका? बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ निकलेगा तो क्या देखेगा भाई? निकलना चाहेगा तो थोड़ा सा दबेगा पानी, क्योंकि ओरिफिस छोटा है। ओरिफिस क्या है? छोटा है, तो पानी निकलेगा तो पहले दबेगा, यानी ऐसा दिखेगा। जब पानी निकलेगा तो दबेगा, दबेगा, है ना। चलो भाई तुम थोड़ा सा, जब पानी निकलेगा दबेगा, फिर ऐसे जाएगा। जब पानी निकलेगा दबेगा, फिर ऐसे जाएगा। पानी निकलेगा दबेगा, फिर ऐसे जाएगा। पानी निकलेगा दबेगा, ऐसे जाएगा। पानी निकलेगा दबेगा, ऐसे जाएगा। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप किसी गुफा में जा रहे हैं, तो गुफा जैसे मान लीजिए आप चलते हुए जा रहे हैं, कोई गुफा आ गया, तुम ऐसा हो जाएंगे गुफा में, है ना। गुफा में ऐसा थोड़ा झुक के चले, और गुफा खत्म होते ही क्या अचानक उठ जाएंगे? नहीं उठेंगे। गुफा खत्म होते ही आप अचानक नहीं उठ सकते। गुफा खत्म होने के कुछ दूरी तक आप ऐसे ही झुक के चलेंगे, ताकि यदि गुफा खत्म होते अचानक यदि उठते हैं तो आपको चोट लग जाएगी। तो ऐसा शरीर किए सिकुड़ाए, और गुफा खत्म होने के बाद थोड़े दूर आगे तक निकलेंगे, उसके बाद शरीर को टाइट करेंगे। उसी तरह पानी को, मतलब इसमें जो लिक्विड है, समझिएगा भाई। जैसे ही ये ओरिफिस से निकलना चाहेगा, थोड़ा सा दबेगा। दबने के बाद अचानक से नहीं फैलेगा, कुछ दूर तक उसे दबे चलेगा, उसके बाद से अचानक फैलेगा, है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग जेट मतलब धार, समझिएगा, धारा, है ना। क्या कहते हैं? जेट कहते हैं। तो जेट में वह क्रॉस सेक्शन जहाँ का एरिया सबसे कम होता है ना भाई। दब कर गया था, कहीं एरिया कम मिलेगा, उसके बाद फैलेगा। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? वेना कंट्रैक्टा।
क्या कहते हैं, वेना कंट्रैक्ट, यानी जेट संकोच। जेट संकोच पे जो एरिया होता है ना, वो क्या होता है भाई, जेट सबसे मिनिमम होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है जेट संकोच पर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं Q इक्वल टू ए भी होता है, एरिया कम तो वेलोसिटी अधिक, है ना। Q इक्वल टू क्या होता है, ए भी होता है, जब है ना एरिया कम हो जाएगी, है ना, देखिए ए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान में ए, एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, अधिक हो जाएगी, है ना। तो वेना कंट्रैक्टा होता है। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई जब कोई द्रव ऑरिफिस में से निकलता है, तो ऑरिफिस से निकलते समय वो क्या होता है कि अपने एरिया को घटाता है तथा फिर दोबारा एरिया को बढ़ाता है। तो जेट पर वह क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ का एरिया सबसे कम हो उसे कहते हैं हम लोग वेना कंट्रैक्टा। एरिया वहाँ सबसे कम होती है, यानी वेना कंट्रैक्टा पर वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, वेना कंट्रैक्टा समझ आ गया। ठीक है भाई, अब समझिएगा, अब हम पढ़ेंगे कुछ कोफिशिएंट। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, कुछ हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट। सबसे पहला पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंट्रक्शन, यानी संकुचन गुणांक। क्या पढ़ेंगे हम, संकुचन गुणांक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, संकुचन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रक्शन। तो इसे किससे डिनोट करते हैं हम, सीसी से। एक सी मतलब कोफिशिएंट और इस छोटे वाले सी का मतलब कंट्रैक्शन। ठीक है, तो संकुचन गुणांक क्या होता है, जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल, यानी वेना कंट्रैक्टा का एरिया कर रहा है ना। जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल अपान में ऑरिफिस का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वेना कंट्रैक्टा कोफिशिएंट ऑफ कंट्रक्शन क्या होता है कि जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल तथा वेना कंट्रैक्टा के क्षेत्रफल का रेशियो क्या कहलाता है भाई, तथा वेना कंट्रैक्टा के है ना, जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल तथा ऑरिफिस का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रक्शन, यानी कितना कंट्रक्शन हुआ। अब बताइए, ऑरिफिस का एरिया अधिक मिलेगा कि आपको वेना कंट्रैक्टा का एरिया अधिक मिलेगा, तो ऑरिफिस का एरिया अधिक मिलेगा, है कि नहीं। वेना कंट्रैक्टा पर जो दब गया है ना, वेना कंट्रैक्टा पर क्या हो गया है, दब गया है, इसीलिए हम कहते हैं कि सीसी का मान हमेशा क्या आएगा आपका, 1 से कम आएगा, है ना। वेना कंट्रैक्टा ऊपर वाला एरिया क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसको कैसे लिखते हैं भाई, सीसी इक्वल टू AC अपान में A। सी वेना कंट्रैक्टा को सिर्फ हम सी से दिखाते हैं, तो AC, सी मतलब कंट्रैक्टा का एरिया, अपान में ए मतलब ऑरिफिस का एरिया का रेशियो। ठीक है सर, आगे बढ़िए। दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या होता है, यहाँ इधर तो बहुत जगह है यार, है ना। ठीक है, यहाँ तक जगह। दूसरा होता है आपका वेग गुणांक, है ना। क्या होता है आपका वेग गुणांक। वेग गुणांक को कैसे दिखाते हैं भाई, CV से। सी मतलब कोफिशिएंट और V मतलब वेलोसिटी। ठीक है, तो वेग गुणांक क्या होता है, जेट संकोच की बात कर रहे हैं, जेट संकोच पर वास्तविक वेग तथा सैद्धांतिक वेग का रेशियो क्या कहलाता है आपका, वेग गुणांक। समझिएगा, क्या कहेंगे, वास्तविक वेग अपान में सैद्धांतिक थियोरेटिकल वेलोसिटी अपान में सैद्धांतिक वेग का रेशियो क्या कहलाता है, वेग गुणांक। क्या कहलाता है, वेग गुणांक। ध्यान दीजिएगा, जेट संकोच पर जेट का वास्तविक क्षेत्रफल जेट संकोच पर वास्तविक वेग तथा सैद्धांतिक वेग का अनुपात क्या कहलाता है, वेग गुणांक कहलाता है। अब देखिए, यहाँ सैद्धांतिक वेग क्या होगा, जैसे देखिए CV को कैसे दिखाते हैं भाई, VC अपान में √2GH कैसे दिखाते हैं, √2। देखिए VC क्या है, वास्तविक वेग, √2G क्या है, सैद्धांतिक वेग। देखिए काइनेटिक हेड क्या होता है, काइनेटिक हेड होता है V² अपान में 2GH, पढ़े थे आप लोग। काइनेटिक हेड V² अपान में 2GH,
तो v इजकल टू क्या हो जाएगा √2g। यहाँ से आया है आपका वेलोसिटी, यानी क्या आया है वेलोसिटी, थियोरेटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ हम देखेंगे थियोरेटिकल वेलोसिटी है कितना। ठीक है, थियोरेटिकल वेलोसिटी हम कैसे निकाल लेंगे मेरे लाल, फार्मूले से निकालेंगे √2gh। ठीक है, लेकिन वहाँ एक्चुअल में कितनी वेलोसिटी है, तो घर्षण वगैरह के कारण यहाँ की एक्चुअल वेलोसिटी कम हो जाएगी। पानी का आपस में घर्षण प्लस दीवारों से टकरा कर जा रहा है उसका घर्षण, तो क्या होता है कि जो वास्तविक वेग है ना वो सैद्धांतिक से कुछ कम हो जाता है। थियोरेटिकल तो फार्मूले से निकालते हैं, लेकिन फार्मूला तो फार्मूला है भाई, लेकिन जब एक्चुअल में देखेंगे तो घर्षण और अन्य कारण से है ना क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी वास्तविक वेग क्या हो जाता है, सैद्धांतिक से कम आता है। नहीं हम कह सकते हैं इसका भी मान हमेशा कैसे आएगा भाई, 1 से कम ही आएगा, गुणांकों का मान 1 से कम आएगा। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, विसर्जन गुणांक, डिस्चार्ज कोफिशिएंट, विसर्जन गुणांक। ठीक, यानी इसे CD से, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसी तरह ये भी हो जाएगा विसर्जन गुणांक, है ना, क्या हो जाएगा, वास्तविक विसर्जन, वास्तविक विसर्जन तथा सैद्धांतिक विसर्जन, वास्तविक विसर्जन तथा सैद्धांतिक विसर्जन का अनुपात क्या कहलाता है, विसर्जन गुणांक। ठीक है ना, वास्तविक विसर्जन तथा सैद्धांतिक विसर्जन का रेशियो क्या कहलाता है, विसर्जन गुणांक। यानी CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, वास्तविक विसर्जन Q, एक्चुअल में कितना विसर्जन हो रहा है, तथा सैद्धांतिक विसर्जन क्या हो जाएगा A√2GH। ये कहाँ से है भाई, वास्तविक विसर्जन कहाँ से गया। देखिए डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू A भी होता है। मेरे दद्दा, ये तो मतलब देखेंगे इतना गिरता है ना, इतना गिरेगा तो उतना कभी रोज, मतलब रोज गिरेगा। चलिए क्या कर रहे थे आपका, Q इक्वल टू A भी होगा, तो ये तो A लिखे हैं, कहाँ गए, ये तो A लिखे हैं, और V इक्वल टू 2GH होता है। अभी तो यही मिटाए अभी लिखे थे, V इक्वल टू 2GH होता है। ये आ गया है आपका क्या, विसर्जन आ गया, इसका भी मान 1 से कम आएगा। ठीक है, क्योंकि वास्तव में कुछ और विसर्जन होगा, लेकिन थियोरेटिकल विसर्जन अधिक होगा, वास्तव में विसर्जन में कुछ लॉसें होती हैं, तो ये मतलब कि ऊपर वाला कम होगा, CD का भी मान क्या हो जाएगा, 1 से कम ही आएगा। अगला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ, प्रतिरोध गुणांक। क्या हो जाएगा मेरे लाल, प्रतिरोध गुणांक। इसको दिखाएंगे हम CR से। कैसे, CR से, तो CR क्या होता है, गतिज ऊर्जा में हानि, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में हानि अपान में वास्तविक गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा में हानि अपान में वास्तविक गतिज ऊर्जा का रेशियो क्या कहलाता है, प्रतिरोध गुणांक। ठीक है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, गतिज ऊर्जा में हानि अपान में वास्तविक गतिज ऊर्जा। ठीक है भाई, इतना चीज़ें गुणांक समझ आई। कितना देर क्लास हुआ, आधा घंटा बस, कल आधा घंटा 45 मिनट और लगेगा, चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कंट्रक्शन, है ना। देखिएगा राइटिंग हम कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, शिकायतें मिल रही है सर, राइटिंग अच्छे से लिखे। क्या है कि पहले आप लोग सुना होंगे, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ना वो अच्छे राइटिंगों में नहीं लिखता है, तो ये हम दिखाना चाहते हैं इंटेलिजेंट है। ठीक है, नहीं क्या है कि हम देखिए, हम मेरा मेन मकसद होता है ना, हम टाइम को लेकर के बहुत मतलब कि हम नहीं चाहते हैं टाइम वेस्ट हो। यदि हमको किसी ने बुलाया इतने बजे, हम उतने बजे से कुछ देर पहले पहुंच जाते हैं। यदि हम किसी को बुलाएं तो हम चाहते हैं कि वो उतने टाइम पर आ जाए, एकदम टाइम से। तो यहाँ क्या है कि यदि हम राइटिंग में लिखेंगे ना तो फिर टाइम लगेगा। हम नहीं चाहते हैं कि 10 मिनट का वीडियो 15 मिनट में पढ़ाएं,
एक कोई मतलब नहीं हुआ है ना। और चीज़ें जो हम लिखते हैं वो तो हम बोल ही देते हैं, है ना, वो हम बोल देते हैं। आप देखेंगे एक एक वर्ड को हम बोल देते हैं, लिखते कम हैं हम, बोलते ज़्यादा हैं। ठीक है। रिलेशन बिटवीन CD, CV और CC। ठीक है भाई। अब देखिएगा हम क्या करना चाहते हैं। हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि CD इजकल टू Q अपान में A√2GH। अभी पढ़े हैं, पढ़े क्या है आपके सामने है कि नहीं, आपके सामने देखिए। यदि Q क्या है मेरे लाल, Q है क्या, Q है वास्तविक विसर्जन। क्या है, वास्तविक विसर्जन, है कि नहीं। हम यही तो कहते हैं वास्तविक विसर्जन और सैद्धांतिक विसर्जन का रेशियो डिस्चार्ज गुणांक कहलाता है ना। देखते हैं, हाथ से क्यों मिटा रहे हैं, अभी झुकेंगे फिर उठाएंगे, डस्टर तो है नहीं, कपड़ा उठाएंगे फिर मिटाएंगे फिर रखेंगे, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा मिटा दीजिए हाथ से। चलिए ठीक है। अब वास्तविक विसर्जन क्या होता है, वास्तविक विसर्जन इजकल टू मेरे लाल Q इजकल टू A भी होता है, Q इजकल टू A भी, है ना। तो वास्तविक विसर्जन इजकल टू क्या हो जाएगा, A वास्तविक एरिया, है ना, क्या हो जाएगा, वास्तविक एरिया हो जाएगा, वास्तविक क्षेत्रफल अपान में वास्तविक वेग, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, वास्तविक क्षेत्रफल इंटू वास्तविक वेग, Q इजकल टू A भी। ठीक है। तो वास्तविक विसर्जन Q इजकल टू समझिएगा वास्तविक क्षेत्रफल। फिर आप इस बात को जानते हैं, किस बात को, कि कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इजकल टू कंस्ट्रक्शन है कंट्रैक्शन। क्या होता है भाई, AC अपान में A, क्या होता है AC अपान में A। ठीक है। तो AC इजकल टू क्या हो जाएगा, CC गुणे A। भाई वास्तविक क्षेत्रफल क्या है, वेना कंट्रैक्टा का क्षेत्रफल अपान में ऑरिफिस का क्षेत्रफल। तो वेना कंट्रैक्टा का एक्चुअल में क्षेत्रफल ये है, तो देखिएगा लिख देंगे हम यहाँ पर वास्तविक क्षेत्रफल की जगह CC गुणे A इंटू वास्तविक वेग। वास्तविक समझिएगा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इजकल टू भाई वेना कंट्रैक्टा पर वास्तविक वेग अपान में थियरेटिकल वेग। तो यहाँ से वास्तविक वेग क्या हो जाएगा, CV इंटू √2GH, √2GH। तो यहाँ लिखेंगे CV इंटू √2GH। ठीक है। अब इसी को इसमें रख दीजिए, इसी को इसमें रख दीजिए, Q की जगह रखेंगे तो क्या मिलेगा, CD इजकल टू Q की जगह रखिएगा CC गुणे, इधर उधर करके लिख रहे हैं हम लोग, CV इंटू A, पहले इसको लिखा इसको लिखा, अब इसको फिर इसको, A√2GH अपान में A√2GH कटेगा। तो CD इजकल टू क्या आ जाएगा, CC गुणे CV। क्या हो जाएगा भाई, CD इजकल टू हो जाएगा CC गुणे CV, है ना। तो हम क्या कह रहे थे आपसे, कह रहे थे कि हाइड्रोलिक्स में सबसे कोई हमको अच्छा चैप्टर लगता है तो यही लगता है। देखिए आपके सामने कितने आसानी से हम कर रहे हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया हो। कल वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे 40-50 मिनट का लेक्चर लेकर के इसको द एंड ही कर दें, किसको भाई, और किसको, है ना। और ये रखिए कि एग्ज़ाम तक हम कंप्लीट कर देंगे, बहुत आराम से कंप्लीट कर देंगे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड लक।